जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 114 रफाल फाइटर्स की डील बेहद जल्द। वेस्ट बंगाल के हल्दिया में बन रहा है भारतीय नौसेना का एक नया बेस। इसरो लॉन्च करेगी भारत की सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट। पाकिस्तान की डिफेंस डील्स निकली केवल एक नैरेटिव। और वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने चिताया कि पाकिस्तान जल्द ही भारत के खिलाफ एक नए मिसएडवेंचर का कर सकता है प्रयास। चाइनीज नेवी की बढ़ती हुई प्रेजेंस और हमारे दोनों ही कंगाल पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिक्योरिटी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय नौसेना वेस्ट बंगाल के हल्दिया में एक नए बेस को स्थापित कर रही है, जो कि हमारे नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल रीजन में भारत की मैरीटाइम प्रेजेंस को मजबूत करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो नया बेस है, जिसे फिलहाल अभी नाम नहीं दिया गया है, तो ये छोटी वॉरशिप्स जैसे कि फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट, तो इनके लिए एक नेवल डिटैचमेंट की तरह काम करेगा। और इस योजना के तहत हल्दिया में जो अभी मौजूदा डॉक कॉम्प्लेक्स है, तो उसे ही अपग्रेड किया जाएगा, ताकि कम से कम एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस बेस को जल्द से जल्द ऑपरेशनलाइज किया जा सके। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 12 जनवरी को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो 2026 के पहले लॉन्च के लिए तैयार है। और ये 9th डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन होने वाला है, और जिसमें PSLV C62 की मदद से भारत की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1 और 15 अन्य को पैसेंजर सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा। और जो को पैसेंजर सैटेलाइट्स हैं, तो उसमें एक थियोस 2 भी है, जो कि यूके और थाईलैंड द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाई गई एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और इस मिशन का जो प्राइमरी पेलोड है EOS-N1, तो ये भारत की एक हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि अन्वेषा के नाम से भी जानी जाती है। और इस सैटेलाइट को डिफेंस पर्पस और सिविलियन पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाकी सैटेलाइट की कैपेबिलिटीज़ के बारे में जो अधिकतर डिटेल्स हैं, उनको पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है। बाकी आसान शब्दों में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये भारत की स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस और सर्विलियंस कैपेबिलिटी को भी काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगी। और इसके हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैपेबिलिटी के चलते ही ये भारत की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस 114 रफाल फाइटर्स वाली डील को अंतिम रूप देने के बेहद ही करीब हैं। और ये जो प्रस्ताव है, ये अगले महीने फ्रेंच प्रेसिडेंट की भारत विजिट के दौरान काफ़ी तेज़ी पकड़ सकता है। बाकी जैसे कि पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं, जिनके मुताबिक ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, और जिसके तहत जो अधिकतर फाइटर्स हैं वो भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। बाकी रफाल फाइटर के फ्यूजलाज जैसे महत्वपूर्ण पार्ट्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने फ्रेंच फर्म डसॉल्ट एविएशन के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, जिसके तहत टाटा एक डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को हैदराबाद में स्थापित करेगी, जहाँ पे रफाल फाइटर की फ्यूजलाज के 4 मेन पार्ट्स बनाए जाएंगे। और उम्मीद है कि इस फैसिलिटी से कंपोनेंट्स की जो डिलीवरी है वो 2028 से शुरू हो सकती है। और इसमें हर साल कम से कम 24 फ्यूजलाजेस को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होगी। और बाकी पहले रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि रफाल फाइटर के इंजन की MRO फैसिलिटी को भी भारत में स्थापित करने की योजना ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एक नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं NIDMS, तो इसको लॉन्च किया है, जो कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्टेट पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ATS, तो इन सभी के लिए बनाया गया एक कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म में 1999 से लेकर अभी तक जितने भी एक्सप्लोजन्स और IED वाले इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सभी का डेटा इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये डेटाबेस एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा, और जो IED वाले इंसिडेंट्स होते हैं उनके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करेगा, ताकि वो अपनी रणनीति उसी हिसाब से तैयार कर सकें। और भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि जो NIDMS है, ये एक ऐसा रोबस्ट प्लेटफॉर्म है जो देश में अभी तक हुए बॉम्ब एक्सप्लोजन्स के पैटर्न को एक्यूरेटली एनालाइज करने में मदद करेगा। इसके अलावा इस तरह की घटनाएं काम कैसे करती हैं, तो उसका तरीका समझने में मदद मिलेगी, और साथ ही किस किस तरह के एक्सप्लोजिव्स आज तक इस्तेमाल किए गए, तो उनको समझने में भी मदद मिलेगी। और ये एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ एक नेक्स्ट जनरेशन की सिक्योरिटी शील्ड की तरह काम करेगा। पिछले साल मई के महीने में जब भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बहुत ही करीब से अनुभव किया। इसके अलावा अपने सुअरों के संगठन जैसे कि जैश और लश्कर के कई सारे सुअरों का होरिफिकेशन होते हुए देखा, 11 मिलिट्री बेसिस तबाह होते हुए देखे, मल्टीपल मिलिट्री एसेट्स, चाहे वो F-16 हो, जंग फाइटर 17 हो, J-10C हो, AWACS प्लेटफॉर्म हो या HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हो, जो कि पाकिस्तान को बहुत ही एडवांस सिस्टम बताकर चिपकाए गए थे, तो उनकी भी फेलियर्स देखे। और केवल 4 दिनों में ही पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि अगर ज़्यादा लंबा चला तो पाकिस्तान सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाएगा, और जिसको कोई याद भी नहीं करना चाहेगा। और फिर तब जाकर पाकिस्तान ने भारत से सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट करी।
और यहाँ तक की सारी बातें तो आप सभी को पता ही होगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा से भारत से सारे युद्ध हारता आया है, लेकिन फिर भी बैटलफील्ड पर हार मिलने के बावजूद अपनी जनता का ब्रेन वॉश करने के लिए पाकिस्तान ने शुरू से ही प्रोपेगेंडा का सहारा लिया है। तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर वाली हार को छिपाने के लिए भी पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा का सहारा लिया था, और जिसके तहत पाकिस्तान ने एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म बनाया, एशिया वन नाम का। और इस न्यूज़ आउटलेट को कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा था कि ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन जिस तरह की न्यूज़ डिलीवर कर रहे थे तो उसमें स्पष्ट था कि ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए ही बनाया गया प्लेटफॉर्म है। तो अपडेट ये है कि भारत ने इस एशिया वन न्यूज़ आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया है एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने के चलते। और हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम ने इसी एशिया वन न्यूज़ प्लेटफॉर्म के एक और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बस्ट भी किया था। बाकी अगर प्रोपेगेंडा की बात हो ही रही तो आपको एक अपडेट और देते हैं। जैसे कि पिछले अपडेट में ऑलरेडी हम आपको बताया था कि हाल ही में पाकिस्तान की कई अलग अलग कंट्रीज़ के साथ बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स होने की रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें सूडान, लीबिया, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, तो इस तरह के देशों के नाम मुख्य रूप से शामिल हैं। और इनमें से जो अधिकतर रिपोर्ट्स हैं वो रॉयटर्स की तरफ से जारी की गई हैं। लेकिन इन सभी रिपोर्ट में एक बहुत ही कॉमन सा पैटर्न देखने को मिला है, और वो पैटर्न ये है कि इस रिपोर्ट को लिखने वाले जो ऑथर हैं वो आपको सब में लगभग एक जैसे दिखेंगे, और इन सभी रिपोर्ट्स में केवल पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से ही ये सारे दावे किए गए हैं। और जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको कहा था कि जब तक कि ये डील जिन देशों के साथ हुई है उनकी तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता है, तब तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये डील एक्चुअल में हुई भी है या ये केवल एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और हाल ही में जब अमेरिका की FARA फाइलिंग में खुलासा हुआ ही है कि किस तरह से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो दूसरी कंट्रीज़ में जो लॉबिंग फर्म्स हैं उन पर कितना ज़्यादा निवेश करती हैं, और वो सब वेस्टर्न मीडिया के माध्यम से होता है। और अभी जो पाकिस्तान की डिफेंस डील्स की एक के बाद एक खबरें आ रही हैं तो वो भी केवल वेस्टर्न मीडिया से ही आ रही हैं, और वो भी कॉमन प्लेटफॉर्म है। और ऐसी एक और खबर आई है जिसमें पाकिस्तान ने फिर से क्लेम किया है कि उनके जंग फाइटर 17 में अब इराक ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। बाकी अब जो ये एक तरह का पैटर्न लगातार देखने को मिल रहा है, तो अब ये वाकई में इस बात की संभावना को ज़्यादा दिखा रहा है कि ये एक्चुअल में कोई डिफेंस डील नहीं है, ये सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी नैरेटिव से याद आया, आप सभी को पता ही हुआ कि आज के दिन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था। और इस एग्रीमेंट के तहत 1965 के वॉर में हमारे सोल्जर्स ने पाकिस्तान की जिन टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसमें लाहौर जैसी महत्वपूर्ण टेरिटरीज़ भी थी, तो वो सभी हमने वापस करी थी। और जो थोड़ी बहुत टेरिटरी पाकिस्तान ने कंट्रोल करी थी हमारी, तो वो उसने हमको वापस करी। लेकिन ये जो ताशकंद वाला एग्रीमेंट है, तो इसको भी पाकिस्तान ने अपने नैरेटिव के माध्यम से अपनी जनता के सामने कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास किया था कि देखिए ये जो एग्रीमेंट है ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान 1965 के वॉर में जीता था, जबकि एक्चुअल में ताशकंद एग्रीमेंट पाकिस्तान की 1965 वॉर की हार को छुपाने का एक बड़ा तरीका निकला था। और इस वॉर में जहां पाकिस्तान दिल्ली पर कब्जा करने के इरादे से निकला था, और इसी इरादे के चलते पाकिस्तान ने लाहौर भी खो दिया था। बाकी 1965 वॉर की रियलिटी यह है कि इसमें भारत ने पाकिस्तानी टेरिटरी के लगभग 710 स्क्वायर माइल्स तक के एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसमें सियालकोट, लाहौर और चंब सेक्टर जैसे वैल्यूएबल एरियाज शामिल थे। और जबकि इसकी तुलना में पाकिस्तान ने भारत की टेरिटरी का केवल 210 स्क्वायर माइल्स का एरिया कब्जे में लिया था, और उसमें भी मुख्य रूप से सिंध के अपोजिट वाला जो डेजर्ट वाला रीजन है वो। बाकी अगर ये ताशकंद वाला एग्रीमेंट नहीं होता तो आज पाकिस्तान का मैप और छोटा होता। और यही वो एग्रीमेंट है जिसको साइन करने के कुछ घंटों के बाद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। तो 50 शेड्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप का एक नया एपिसोड आया है, जिसमें वो फिर से दावा करते हुए दिखे कि उन्होंने 8 वॉर रुकवाए हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें 8 फाइटर्स शॉट डाउन हुए थे। और पिछले साल जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस को विजिट किया था, तब उन्होंने US प्रेसिडेंट को क्रेडिट देते हुए ये कहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा के उन्होंने मिलियंस ऑफ लाइव्स सेव करी हैं। बाकी आपको याद दिला दें कि भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में जेट्स के शॉट डाउन होने का जो आंकड़ा है वो पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से 6 था, फिर 7 हुआ, और अब वो 8 हो चुका है। और उन्होंने आज तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो किसके फाइटर्स के गिरने की बात कर रहे हैं, भारत के या पाकिस्तान के। और वो ये भी दावा करते हुए दिखे हैं कि इतिहास में उनके अलावा कोई और नहीं है जो कि नोबेल पीस प्राइज़ डिजर्व करता है। और एक तरफ उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ वाली बात कही, वहीं उसी सेम प्रेस ब्रीफिंग में जब ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात आई तो उनका ये कहना था कि अगर ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की योजना को वो आसान तरीके से नहीं कर पाएंगे तो फिर वो उसको कठिन वाले तरीके से करेंगे। आगे प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये भी क्लेम करते हुए दिखे कि अगर ग्रीनलैंड को उन्होंने एक्वायर नहीं किया तो रशिया और चाइना ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। आज नई दिल्ली में आयोजित किए गए इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के पद ग्रहण समारोह के दौरान अपने संबोधन में वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जैसे कि उन्होंने कहना था कि हमारे अथक प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाए हैं,
उसका बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो कि हमेशा से पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में रहा है, तो उन्होंने हमेशा से भारत के साथ युद्ध जैसे वातावरण को मेंटेन करके रखा है। पाकिस्तान की आर्मी पीस या फ्रेंडशिप नहीं चाहती है, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति हो गई तो पाकिस्तानी आर्मी की महत्वता कम हो जाएगी, और उसी वजह से वो कोशिश करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। लेकिन वेस्टर्न आर्मी कमांडर का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में ना तो दम है लड़ने का, ना हिम्मत है और ना ही ताकत है, और इसी वजह से वो प्रॉक्सी वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं। और उनकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट, और जिसके लिए वो आतंकियों का सहारा लेते हैं। और पहलगाम में जो हमला हुआ वो पाकिस्तान का भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक कैलकुलेटेड डिज़ाइन था। बाकी वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए भारत के सोल्जर्स को बधाई दी, और ये भी कहा कि किस तरह से इस दौरान भारत की फोर्सेस ने एक बहुत ही मजबूत और एक डिसाइसिव रिस्पॉन्स डिलीवर किया था। हमने पाकिस्तान को एक बहुत ही टफ लेसन सिखाया है। आतंकी लॉन्च पैड्स, उनकी पोस्ट, उनके ग्रुप्स, उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया था। बाकी हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान इस सेटबैक से कुछ सीखे, लेकिन साथ ही साथ वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने इस बात को लेकर अलर्ट भी किया है कि हमें आगे के कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि शायद भविष्य के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो लिमिटेड ना हो और वो हर एक फ्रंट पर हो सकते हैं। और उन्होंने इस बात को लेकर भी वार्न किया है कि जो पाकिस्तान है वो अपने इंटरनल मिलिट्री और पॉलिटिकल क्राइसिस से अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ एक नए मिस एडवेंचर का प्रयास भी कर सकता है। और पाकिस्तान रिलीजन के नाम पर भारत को डिवाइड करने की कॉन्स्पिरेसीज रचता है, और उनके जो लीडर्स हैं तो वो भी 2 नेशन थ्योरी की भाषा ही बोलते हैं। तो इसलिए वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और पूरे राष्ट्र को इस तरह के डिज़ाइंस को काउंटर करने के लिए एक साथ रहने की ज़रूरत है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1996 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 2nd लेफ्टिनेंट गुरदीप सिंह सलारिया वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1970 में HF-24 मारुत एयरक्राफ्ट के क्रैश में HAL के चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन सुरंजन दास ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज भारत की आर्मी एयर डिफेंस का 33वां कोर डे भी है। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो आर्मी एयर डिफेंस है तो उसका प्राइमरी रोल क्या रहता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।